नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 फरवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। तो आज के महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे आरबीआई की डिजिटल मुद्रा योजनाएं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल मुद्रा है क्या जो आरबीआई लाने का प्रयास कर रही है, क्या ये इसे वह ला सकती है, इसके क्या जोखिम होंगे, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा है एक आत्मनिर्भर फार्मा उद्योग। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित जो योजना है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, जिसे पीएलआई योजना, तो इसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे। इसमें क्या और संशोधन किए जाने चाहिए, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा है टीकाकरण रणनीति। तो इस टीकाकरण रणनीति में हम बात करेंगे सशर्त बाजार प्राधिकरण, जो कि भारत की 2 वैक्सीन को प्राप्त हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओमाइक्रॉन की जो लहर है इसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि देश में फैल चुकी है। और इसमें महत्वपूर्ण है कि इस बार के केंद्रीय बजट में कोविड-19 टीकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो क्या यह बजटीय आवंटन पर्याप्त है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। यानी भारत में कोविड-19 टीकाकरण और बूस्टर खुराक रणनीति के लिए नए विकासों का क्या अर्थ है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा होगा डिजिटल व्यापार के महारथी के रूप में भारत के लिए नोट्स। क्योंकि भारत एक डिजिटल व्यापार के महारथी के रूप में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में व्यापार वार्ता से बाहर बैठने के परिणाम स्वरूप हमारे देश को नियमों को आकार देने के अवसरों को गंवाना पड़ सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत क्यों विरोध कर रहा है और वहीं कुछ सदस्य इसके समर्थन में हैं। तो क्या बातें हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर, आरबीआई डिजिटल करेंसी प्लान। तो आरबीआई का जो डिजिटल मुद्रा योजनाएं हैं, इसमें हम बात करेंगे सीबीडीसी क्या है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, आम लोगों के लिए यह कितना सुरक्षित और फायदेमंद होगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की, और यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी होगी। तो आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करेगा। हालांकि 2021 में ही इसके बारे में घोषणा कर दी गई थी कि आगे इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो डिजिटल रुपया या सीबीडीसी को डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही भारत इस तरह के आधिकारिक तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला बड़ा देश, हालांकि 9 देश, लेकिन वह छोटे छोटे कैरेबियन कंट्री और एक उसमें नाइजीरिया भी है, यह लॉन्च कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या। तो यह एक फिएट मनी का एक डिजिटल रूप है, यानी एक सीबीडीसी यानी कह सकते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नगदी से अलग नहीं है जो हम अपने बटुए में रखते हैं, सिवाय इसके कि यह एक डिजिटल रूप में मौजूद है। तो यानी सीबीडीसी को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है, यानी इसे हम छू या स्पर्श नहीं कर सकते। और फिएट मनी क्या है, जो मुद्रा चलन में है वर्तमान में। तो यह एक वर्चुअल करेंसी और लेकिन क्रिप्टो करेंसी से अलग है। तो सीबीडीसी पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा, और सरकार के नियंत्रण में होने के कारण इससे जोखिम कम हो जाता है। तो इसकी मदद से लोग बैंक, क्लियरिंग हाउस आदि बिचौलियों के भरोसे सीधे पैसा भेज सकेंगे, और यह बिल्कुल कागजी मुद्रा की तरह ही है। तो डिजिटल करेंसी को कौन लॉन्च करेगा, यहां पर बात यह आती है कि इस करेंसी को कौन लॉन्च करेगा। तो निश्चित रूप से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी नए फाइनेंशियल ईयर में सीबीडीसी को यह लॉन्च करेगा, और यह नई करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा
कर चुका हूं। तो आरबीआई की ओर से डिजिटल फॉर्म में जारी सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक से जारी करेंसी की तरह ही सीबीडीसी भी होगा, लेकिन इसे नोट की तरह आप अपनी जेब में नहीं रख सकेंगे। यह करेंसी की तरह ही काम करेगा, साथ ही सीबीडीसी को नोट के साथ बदला भी जा सकेगा और यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में भी दिखाई देगा। यानी आरबीआई की रिपोर्ट में पहले भी बताया गया था कि सीबीडीसी से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद आता है कि क्या यह क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी? तो इसमें सीधे सीधे उत्तर है कि यह उसके जैसी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का सीबीडीसी एक लीगल टेंडर होगा, इसे आरबीआई जारी करेगा, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं होगा। इससे देश में आसानी से खरीदारी की जा सकेगी और यह प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से भी एकदम अलग होगी। तो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरह की बाधाएं होती हैं और बिटकॉइन जैसी इन करेंसीज को सभी देशों में मान्यता नहीं मिली है। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी सरकार से नहीं जुड़े होने के वजह से इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है, साथ ही इनका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता है। तो यह जो है क्रिप्टो करेंसी से अलग है, बिटकॉइन से अलग है। तो क्या बिटकॉइन की तरह यह भी जोखिम भरी करेंसी होगी? तो इन्वेस्टोपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक डिजिटल करेंसी मुहैया कराना, ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आरबीआई कई मौकों पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जता चुका है, क्योंकि बिटकॉइन ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी जैसे खतरे बने रहते हैं और इसका उपयोग आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं। इसलिए आरबीआई ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी लाने की योजना की घोषणा की है। क्या आरबीआई इसे सीधे लॉन्च कर सकेगा? तो आरबीआई भले ही इसे सीधे लॉन्च करने को तैयार है, लेकिन यह तब तक लॉन्च नहीं कर सकेगा जब तक कि संसद में क्रिप्टो कानून पारित नहीं हो जाता। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए संसद में बहस होती है, दोनों सदनों में बहस के बाद यह कानून बनता है, उसके बाद ही आरबीआई इसे लॉन्च कर सकता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को भौतिक रूप से ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो ऐसे में वर्चुअल रूप के लिए कई संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसमें जैसे सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो क्या सीबीडीसी के आने से बैंकों पर असर पड़ेगा? तो निश्चित रूप से, क्योंकि सीबीडीसी के आने से बैंकों में जमा के लिए लेन देन की मांग कम हो जाएगी और साथ ही सेटलमेंट रिस्क भी कम होगा और रिस्क फ्री होने के चलते सीबीडीसी बैंक डिपॉजिट को कम करेगा, साथ ही जमा पर सरकारी गारंटी में कटौती करेगा। वहीं यदि बैंक जमा राशि खो देते हैं तो क्रेडिट बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय बैंक निजी क्षेत्र को लोन प्रदान नहीं कर सकते। तो क्या सीबीडीसी दुनिया भर में आम हो रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन सहित कई देश हाल के वर्षों में अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। यानी दिसंबर 2021 तक 87 देश जीडीपी में 90% से अधिक की हिस्सेदारी जो रखते हैं वैश्विक जीडीपी में, सीबीडीसी के बारे में रिसर्च कर जानकारी जुटा रहे हैं। इनमें से 35 देश तो मई 2020 में ही सीबीडीसी लाने के प्रोजेक्ट पर विचार भी कर रहे हैं। इनमें से 9 देश पहले से ही सीबीडीसी को पूरी तरीके से लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें बहामास और 7 ईस्टर्न कैरेबियन कंट्री और नाइजीरिया भी शामिल है। तो कैरेबियन देशों से बाहर जो मात्र एक देश है वो नाइजीरिया है, जिन्होंने जो है हाल ही में सीबीडीसी यानी ई नायरा लॉन्च किया है। तो चीन और दक्षिण कोरिया सहित 14 देश ऐसे हैं जो कि प्रायोगिक चरण में है और जल्द ही से लॉन्च करने की तैयारी में है। तो ऐसे में भी भारत भी पीछे नहीं है। तो क्या डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? तो निश्चित रूप से यह करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे यूएई एक वर्कर को यूएई में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग
अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। यानी जैसे कि हमारे देश के लोग जो खाड़ी देशों में रह रहे हैं उनको काफी आसानी होगी। वर्ल्ड बैंक का एक अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसा भेजने पर 7% अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% की कमी हो जाएगी। तो इसमें लो इनकम वाले देशों को हर साल 16 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि आम लोगों के लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे जो पृष्ठ संख्या 7 पे आया हुआ है, सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। एक आत्मनिर्भर फार्मा उद्योग या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस उद्योग को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है, पीएलआई योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है। क्यों है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र है और इस क्षेत्र में चरण 1 यानी फर्स्ट स्टेप में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य सक्रिय दवा सामग्री यानी एपीआई और डीआई यानी दवा मध्यवर्ती और प्रमुख प्रारंभिक सामग्री पर आयात निर्भरता को कम करना था। तो इस योजना से बहुत अधिक रुचि आकर्षित होने की उम्मीद थी, क्योंकि देशों ने एपीआई के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के उपायों को अपनाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस योजना को मिली प्रतिक्रिया उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। यहां पर यही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, क्योंकि 3000 से अधिक फार्मा के उद्योग से 2 दौर में कुल 239 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 61 का चयन किया गया, जैसा कि 11 लाभार्थियों ने योजना से वापस नाम ले लिया और 9 दिसंबर 2021 को यह संख्या घटकर 50 हो गई, जबकि दिशा निर्देशों में उल्लिखित अधिकतम 136 लाभार्थियों की संख्या थी। तो योजना के लिए अधिसूचित 41 उत्पादों में से 5 में किसी लाभार्थी की पहचान ही नहीं की गई, यानी उसने लिया ही नहीं। तो ऐसे में क्या करना होगा? तो पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं कि यह योजना क्या है, कब यह शुरू की गई थी। तो फार्मा क्षेत्र के लिए जो पीएलआई योजना है, आत्मनिर्भर भारत की निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने और 10 क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने की रणनीति वाली रणनीति पर आधारित है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2021 को मंजूरी प्रदान की थी। और इस योजना का उद्देश्य है कि निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और ड्रग्स या कह सकते हैं औषधि क्षेत्र में या फार्मास्यूटिकल एरिया में उच्च मूल्य की वस्तुओं में उत्पाद विविधीकरण में योगदान देना। तो इस योजना का एक और उद्देश्य है कि देश के बाहर वैश्विक रूप से चैंपियन बनाना, यानी हम इसका निर्यात भी कर सकें। तो इस तरह चूंकि अभी भी हम लोग चीन पर बहुत आधारित हैं, खासकर एपीआई के मामले में। तो इस योजना में पूर्व निर्धारित चयन मानदंडों के आधार पर चयनित आवेदकों को औषधीय वस्तुओं और इन विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरणों की प्रगतिशील बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और यह भुगतान अधिकतम 6 वर्षों के लिए किया जाएगा। और इस योजना के लिए प्रोत्साहन की कुल राशि 15,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें सिडबी इस योजना की परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तो इस योजना में 3 अलग अलग उत्पाद श्रेणियों को शामिल किया गया है और वह कौन सी हैं? तो श्रेणी 1 में जैसे बायो फार्मास्यूटिकल, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट दवाएं। श्रेणी 2 में सक्रिय औषधि सामग्री जिसे एपीआई, यानी श्रेणी 2 में ही संशोधन की आवश्यकता है जो इस लेख में दिया गया है। दूसरा है प्रमुख प्रारंभिक सामग्री और तीसरा है मध्यवर्ती दवाएं। तो इस तरह से इनके क्रियान्वयन किया जा रहा है। और श्रेणी 3 में श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत नहीं शामिल, यानी पुनः उपयोग की जाने वाली दवाएं जैसे ऑटो प्रतिरक्षी दवाएं, कैंसर विरोधी दवाएं, मधुमेह विरोधी दवाएं, संक्रामक विरोधी दवाएं, इन सब को, जो कि अन्य दवाएं जो भारत में निर्मित नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि इस योजना का उस स्तर पर जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे यह नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या किया जाए? इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि निवेशकों में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत को आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य को साकार करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता है, न केवल एक योजना की। यानी योजना तो लॉन्च कर दी गई, लेकिन इस पर एक विशेष स्ट्रेटजी बना करके इसको बढ़ाया जाए, तभी हम आयात निर्भरता पर कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं और पीएलआई योजना को
प्रासंगिक बना सकेंगे। तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीएलआई योजना में संशोधन की आवश्यकता है, और वो क्या है? एपीआई, डीआई और केएसएम में आत्मनिर्भर बनने के लिए अन्य पूरक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत में जो कंपनियां हैं उत्पादन में तभी निवेश करेंगी जब उन्हें आयात की लागत से सस्ती कीमतों पर, क्योंकि वो लोग आयात कर लेते हैं, उनको सस्ते दामों पर चीन से सस्ता मिल जाता है, तो ऐसे में भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ऐसे में बड़ी जो कंपनियां हैं वह निवेश नहीं करेंगे एपीआई, क्योंकि उसको सस्ते मिल जा रहा है। तो ऐसे में जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर स्थापित किया जाए एपीआई, डीआई और केएसएम में कि जैसे कि इन लोगों का उत्साह बढ़े और यह कंपनियां इसमें निवेश कर सकें। तो भारत में फार्मास्यूटिकल उत्पादन का लगभग 3/4 एमएसएमई द्वारा किया जाता है। सोचिए, तब ऐसे में जो बड़े खिलाड़ी हैं इनको आकर्षित करने के लिए इन तीनों बिंदुओं में संशोधन की आवश्यकता है। इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 उत्पादों में किसी भी लाभार्थी की पहचान, यानी 5 उत्पाद वो कौन कौन, ये जो सभी एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन बेस एपीआई हैं जिनका उद्योग द्वारा अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। तो यही कारण है कि इस पर किसी ने कोई आवेदन प्राप्त ही नहीं हुआ। तो इस पर भी क्या है कि ऐसे एपीआई सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चूंकि बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को एपीआई और उनके केएसएम और डीआई के उत्पादन का काम सौंपा जाना चाहिए। तो यानी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है, तभी जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि भारत में स्वदेशी दवा उद्योग के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जो प्रमुख भूमिका निभाई है उसे हम भुला नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एपीआई, केएसएम, डीआई इसमें त्वरित संशोधन की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण, पृष्ठ संख्या 6 पे आई हुई है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत डाल सकते हैं, टीकाकरण रणनीति। तो टीकाकरण और बूस्टर खुराक योजनाओं की पृष्ठभूमि के संदर्भ में होना चाहिए और महामारी विज्ञान साक्ष्य द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। तो इसमें विवरण में यही है कि भारत सरकार द्वारा चुनिंदा आबादी के लिए कोविड-19 टीकों की एहतियाती शॉट्स या इसे बूस्टर शॉट कहेंगे या तीसरी खुराक की घोषणा के 6 सप्ताह बाद 4 प्रासंगिक विकास हुए। और वह चारों विकास कौन कौन से हैं? पहला तो 2 जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सशर्त बाजार प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। दूसरा है नाक के जरिए यानी नजल वैक्सीन, नाक के जरिए दिए जाने वाली कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। और तीसरा है ओमाइक्रॉन लहर बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैल गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन संक्रमण के बाद व्यक्ति में एंटीबॉडी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। और चौथा है केंद्रीय बजट में कोविड-19 टीकों के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस तरह से बाजार जो पहला है बाजार प्राधिकरण, सशर्त बाजार प्राधिकरण, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाजार प्राधिकरण की खबर ने निश्चित रूप से रुचि पैदा की है, क्योंकि कई लोगों ने सोचा कि अब जो कोई भी चाहता है वह एक कोविड वैक्सीन खरीद सकता है और उसे अपनी इच्छा से या डॉक्टर के पर्चे पर प्रशासित कर सकता है। अधिकांश चिकित्सा उत्पादों के लिए आमतौर पर बाजार प्राधिकरण का यही अर्थ ही होता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन 2 कोविड-19 टीकों को पूर्ण नहीं बल्कि एक सशर्त बाजार प्राधिकरण प्राप्त हुआ है, यानी इसमें कुछ सीमाएं हैं, शर्तें हैं, इसलिए आम जनता के लिए कुछ भी नहीं बदला है। सरकार वैक्सीन प्रशासन को पहले की ही तरह ही नियमित करेगी और पहले से ही पात्र लक्ष्य समूह अधिकृत कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से टीके प्राप्त करना जारी रखेंगे। तो वैक्सीन निर्माताओं के लिए एकमात्र यह प्रभावी परिवर्तन है और इसे हर पखवाड़े राष्ट्रीय दवा नियामक को सुरक्षा और प्रभावकारिता डेटा जमा करने से अब वह डेटा हर 6 महीने जमा करना पड़ेगा। तो बहुत सारी शर्तें हैं। दूसरा है नाक के जरिए यानी नजल वैक्सीन, भले ही क्लिनिकल परीक्षण चरण में है लेकिन अभी तक किसी को इसको अधिकृत नहीं किया गया है, लेकिन नाक के जरिए दिए जाने वाले कोविड वैक्सीन ने हमेशा कई कारणों से बहुत रुचि पैदा की है। तो वो क्या कारण है? जैसे सुई और सिरिंज के बिना प्रयोग में आसानी। तो इससे क्या होगा? इस प्रकार के कम जैव चिकित्सा अवशिष्ट होंगे
और भारत में, और दूसरा क्या है कि म्यूकोसल एंटीबॉडी के माध्यम से संचरण को कम करने में यह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है नजल वैक्सीन। और टीके बच्चों के लिए यह उपयोगी हो सकते हैं, जिनमें कोविड-19 टीकाकरण का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के बजाय संचरण को कम करना है। और चौथा है इसमें व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने और वैक्सीन असमानता को दूर करने के लिए दुनिया को और अधिक टीकों की आवश्यकता है। ऐसे में नजल वैक्सीन भी आवश्यक है। इंजेक्शन और नाक के टीकों का संयोजन उपयोग गंभीर बीमारी से मिश्रित सुरक्षा प्रदान कर सकता है और संचरण को कम कर सकता है। तो महामारी विज्ञान के आंकड़ों और मॉडलिंग के अनुमानों से यही पता चलता है कि जब तक ओमाइक्रॉन लहर समाप्त होती है तब तक 50 से 70% आबादी तक यह पहुंच जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के एक अध्ययन में यही पाया गया है कि पिछले संक्रमण या टीकाकरण वाले व्यक्ति में ओमाइक्रॉन के संपर्क से एंटीबॉडी में 14 गुना वृद्धि होती है, जो भविष्य के डेल्टा प्रकार के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोविड-19 टीकों के 2 शॉट्स के संयोजन में प्राकृतिक संक्रमण के बाद प्राप्त हाइब्रिड इम्यूनिटी की भूमिका अकेले टीकों की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकती है। जैसा कि एक ओमाइक्रॉन लहर भारत में फैल रही है, तो देश एक ऐसे चरण में है जिसे सैंडविच इम्यूनिटी कहा जा सकता है। तो प्राकृतिक संक्रमण की एक और परत द्वारा पूरक हाइब्रिड इम्यूनिटी कह सकते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में 18 से 60 वर्ष की आयु के स्वस्थ वयस्कों को कोविड-19 बूस्टर खुराक देने की कोई तात्कालिकता का कारण नहीं है। इस तरह बच्चों को गंभीर बीमारी और विकसित संक्रमण होने का कम जोखिम है और चल रहे ओमाइक्रॉन उछाल में बच्चों के आगे जोखिम के साथ 15 साल से कम उम्र के बच्चों को टीकाकरण भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि 18 से 59 ईयर के जो बीच में जो लोग हैं, किसी भी जनसंख्या उपसमूह को कभी भी कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक प्रतिरक्षा और एक प्रकार का श्वसन वायरस से सुरक्षा चाहे टीकाकरण या प्राकृतिक संक्रमण के बाद समय के साथ कम हो जाता है। तो आज आप देख सकते हैं कि अब लोग इसी के साथ जीने की तैयारी कर दिए हैं। तो इसमें जो है समय का सदुपयोग करना आवश्यक है, खासकर हमारे देश के लिए। तो महामारी की इस प्रक्रिया में किसी भी संचरण को कम करने और रोकने के प्रयास किए जाते हैं। इसलिए तीसरी लहर भारत को अतिरिक्त जनसंख्या उपसमूहों के लिए बूस्टर रोल आउट करने के बारे में निर्णय लेने के लिए कुछ समय देती है। तो इसमें सबसे पहले महामारी प्रकोप, महामारी विज्ञान के संदर्भ में स्थानीय स्थिति बहुत मायने रखती है। यानी हमारे देश में इसकी स्थिति है क्या? तो अपेक्षाकृत कम औसत जनसंख्या, आयु, विभिन्न कोविड-19 टीकों के उपयोग और दूसरी लहर में प्राकृतिक संक्रमण के बाद अधिकांश आबादी के टीकाकरण के कारण भारत का संदर्भ अन्य देशों से बहुत कुछ अलग है। तो इसलिए वैक्सीन प्रभावशीलता और बूस्टर पर निर्णय लेने में अन्य देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा का उपयोग भारत के लिए नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के निर्णय स्थानीय डेटा और साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। उदाहरण के लिए डेनमार्क ने स्थानीय साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 के टीके नहीं लगाने का निर्णय लिया है। तो भारत में बच्चों को दिए जाने वाले कुछ टीके, यानी टीबी के खिलाफ बीसीजी या जापानी इंसेफेलाइटिस के टीके कई देशों में नहीं दे जाते हैं। तो इस तरह से भारत की कंडीशन अलग है। तो भारत को अपनी तरह से सोचना होगा। और दूसरा, किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है और यह समय है जब विज्ञान कोविड-19 टीकाकरण रणनीति निर्धारित करता है। तो नागरिकों के रूप में किसी भी वयस्क आयु वर्ग के लिए बूस्टर की मांग नहीं किया जाए और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण में हम जल्दबाजी भी ना करें और टीकाकरण को स्कूल की उपस्थिति से ना जोड़ें। बच्चों को स्कूल जाने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। भारत की कोविड-19 महामारी जो है प्रतिक्रिया में अवैज्ञानिक और गलत सूचना सार्वजनिक स्तरों पर एक सतत चुनौती रही है। इसलिए सभी स्तरों पर सरकारों को टीकों के आसपास भरोसेमंद स्रोतों के माध्यम से पारदर्शी और समय पर विज्ञान संचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और तीसरा है कि टीके और टीकाकरण विशिष्ट नीतिगत प्रश्नों की पहचान करने की आवश्यकता है। इसके बाद कोविड-19 बीमारी और वैक्सीन डेटा का विश्लेषण किया जाए, फिर उसके बाद खिलाफ
खिलाफ प्रभावशालिता का आकलन करने के लिए नैदानिक परिणामों से जोड़ा जाए और यथासंभव अधिक से अधिक नीतिगत प्रश्नों का उत्तर दिया जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। तो भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान सराहनीय कवरेज के साथ कह सकते हैं लगभग बहुत आगे जा चुका है। लगभग 95% वयस्क एक शॉट के साथ और 75% पात्र वयस्क दोनों शॉट के साथ यानी दोनों डोज ले चुके हैं। हालांकि अभी कार्य अधूरा है। तो वयस्क में पर्याप्त कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति या उच्च वैक्सीन कवरेज अतिरिक्त आयु समूहों के लिए बूस्टर खुराक खोलने के पर्याप्त कारण नहीं है। तो कोविड-19 टीकाकरण और बूस्टर खुराक की रणनीति की पृष्ठभूमि के संदर्भ में यह ध्यान रखते हुए पूरी तरह से उभरते वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान साक्ष्य द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही पूरी तरह से कोविड-19 टीकों को बूस्टर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हफ्तों और महीनों में हमें समाज के रूप में या एक आम सहमति पर आने और SARS-CoV-2 के साथ जीने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ संख्या 6 पर ही है। इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था दोनों से जोड़ा जा सकता है। तो यह जो है डिजिटल व्यापार के महारथी के रूप में भारत के लिए नोट्स। तो व्यापार वार्ता से बाहर बैठने के परिणाम स्वरूप देश को नियमों को आकार देने के अवसरों को गंवाना पड़ सकता है। तो इसमें प्रमुख तथ्य यही है कि कोविड-19 के कारण पिछले साल के अंत में WTO जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं 12वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन को रद्द करने के बावजूद भी डिजिटल व्यापार वार्ता अपने महत्वाकांक्षी प्रगति को जारी रखे हुए है। 14 दिसंबर को ई-कॉमर्स पर बहुपक्षीय संयुक्त वक्तव्य पहल जिसे JSI कहते हैं के सह संयोजक जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर ने वार्ता में पिछले 3 वर्षों में हुई पर्याप्त प्रगति का स्वागत किया है और ये कहा है कि 2022 के अंत तक अधिक मुद्दों को हल करने की उम्मीद है। हालांकि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इस प्रतिरोध का नेतृत्व किया है और JSI के सबसे मुखर आलोचक वह रहे हैं। तो डिजिटल व्यापार पर जो वैश्विक नियम है, विश्व व्यापार संगठन 1994 में एक बड़े पैमाने पर एनालॉग दुनिया में उभरा था और यह केवल दूसरे मंत्री स्तर सम्मेलन यानी 1998 में था कि सदस्यों ने ई-कॉमर्स विनियमन के लिए मुख्य नियमों पर सहमति व्यक्त की। तो माल और सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण से संबंधित सीमा शुल्क पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के लगातार विरोध के लिए इस स्थगन को लगातार नवीनीकृत किया गया है। तो सदस्यों ने सामान्य परिषद में 4 क्षेत्रों के मुद्दों पर खासकर माल, सेवाएं, बौद्धिक संपदा और विकास, इन चारों मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। तो प्रमुख मुद्दों पर अधिकांश JSI सदस्यों के विपरीत विचार रखने के बावजूद विकासशील देशों सहित कई देशों ने 2019 में हस्ताक्षर भी किया। तो कई लोग एक तरह से देखा जाए तो इस संगठन के पिछलग्गू की तरह एक तरह से देखा जाए दलाली टाइप का कर रहे हैं, लेकिन भारत वह अंधा अनुकरण नहीं कर रहा है। साथ साथ साउथ अफ्रीका भी इस प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर में अगर बात किया जाए तो आश्चर्यजनक रूप से प्रवेश करने वालों में चीन और इंडोनेशिया ने तर्क दिया कि उन्होंने किनारे पर बैठने के बजाय पहल के भीतर से नियमों को आकार देने की मांग की है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ठीक ही कहा है कि JSI विश्व व्यापार संगठन के सर्वसम्मत आधारित ढांचे का उल्लंघन करता है, जहां आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक सदस्य की आवाज और वोट होता है। तो इस तरह से एक विवादित शासन के रूप में कार्य कर रहा है और भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विकसित और विकासशील दुनिया में असहमति है और भारत इसका मुखर विरोध करता है। तो ऐसे ही एक मुद्दा है सीमाओं के पार डेटा का मुक्त प्रवाह से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियमों से यह संबंधित है। तो JSI के भीतर और बाहर कई देशों ने डेटा स्थानीयकरण अधिदेश लागू किया है, जो निगमों को क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर डेटा संग्रहित और संसाधित करने के लिए मजबूर करता है और यह भारत के लिए एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता है। मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस सहित कई भुगतान कार्ड कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के वित्तीय डेटा स्थानीयकरण निर्देश का पालन करने में विफलता के लिए नए कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो डेटा संरक्षण पर संयुक्त संसदीय समिति ने भारत के डेटा संरक्षण कानून में संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के लिए
कड़े स्थानीयकरण उपायों की सिफारिश भी की। हालांकि विकसित दुनिया के देशों और उद्योगों के लिए नए डिजिटल बाजारों तक पहुंच की तलाश में ये प्रतिबंध अनावश्यक अनुपालन लागत लगाते हैं। तो इस प्रकार यकीनन नवाचार में बाधा डालते हैं और माना जाता है कि यह अनुचित संरक्षणवाद की राशि है। तो घरेलू कानूनों के संबंध में एक समान असहमति जो स्रोत के प्रकटीकरण को अनिवार्य करती है और विकसित देशों का मानना है कि यह नवाचार को बाधित करता है। तो भारत के लिए विकल्प तो राजनीतिक और औद्योगिक नेताओं द्वारा समान रूप से कथनात्मक निर्माण के माध्यम से भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है। तो डेटा संप्रभुता को डेटा उपनिवेशवाद, शोषणकारी आर्थिक प्रथाओं और सिलिकॉन वैली कंपनियों की गहन पैरवी का विरोध करने के साधन के रूप में भारत को चैंपियन बनाया गया है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नीति निर्माण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। निगरानी सुधार, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, एल्गोरिथम शासन और गैर व्यक्तिगत डेटा विनियमन को प्रमाणित अंतर्दृष्टि के माध्यम से गैल्वेनाइज्ड किया जाना चाहिए और व्यक्तियों, समुदायों और इच्छुक स्थानीय व्यवसायों के लिए काम करना चाहिए, ना कि केवल स्थापित बड़े खिलाड़ियों के लिए। तो व्यापारिक दायित्वों पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए उपलब्ध स्थान कम हो सकता है। लेकिन व्यापार वार्ता से बाहर बैठने का मतलब यह होगा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते जैसे मेगा क्षेत्रीय व्यापार समझौते के माध्यम से डिजिटल व्यापार प्रगति अनियंत्रित जारी रहेगी। तो भारत पहले से ही खंडित व्यापार व्यवस्था में एक अनजाने मानक वाला बनने का जोखिम उठा सकता है। इसके बजाय इन नियमों को आकार देने के अवसरों को वह खो सकता है। तो इसमें भारत को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सिंगापुर, चिली और न्यूजीलैंड के बीच डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के संकेत लेते हुए भारत एक ऐसे ढांचे पर जोर दे सकता है जहां देश उन मॉड्यूल को चुन सकें जिनका वे पालन करना चाहते हैं। तो इन संयोजनों को वृद्धिशील रूप से एकत्रित किया जा सकता है, क्योंकि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं घरेलू नियमों के माध्यम से कार्य करती हैं। तो इस तरह से निष्कर्षतः हम लोग यही कह सकते हैं कि अपनी विफलताओं के बावजूद विश्व व्यापार संगठन वैश्विक शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और भारत के रणनीतिक हितों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो घरेलू नीति निर्माण को आत्मसमर्पण किए बिना बातचीत करना भारत के डिजिटल भविष्य की कुंजी है और भारत को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्य ई कॉमर्स पर संयुक्त वक्तव्य पहल यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव JSI के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत ने अब तक विकसित देशों के साथ संयुक्त वक्तव्य पहल अंधानुकरण के दबाव का विरोध किया है। इसका विश्लेषण करें। तो कुछ सदस्य ई कॉमर्स पर संयुक्त वक्तव्य पहल के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत विरोध कर रहा है। भूमिका में इसको संक्षिप्त में लिखते हुए आपको मुख्य भाग पर आना है। तो विश्व व्यापार संगठन के जो डिजिटल व्यापार पर वैश्विक नियम है उसकी चर्चा कीजिए और उसमें भारत कहां विरोध कर रहा है, क्या भारत अवसर खो देगा, इन सब पर भारत को फिर से सोचने की जरूरत है। निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि WTO विफलताओं के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण संगठन है और भारत के लिए भी यह लाभदायक है। ऐसे में भारत को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्यों पेश कर रही है? एक नई मौद्रिक प्रणाली के संक्रमण के मामले में किस तरह के जोखिम होंगे? तो अभी 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पेश करने की घोषणा की। इस बात का जिक्र करते हुए, संक्षिप्त में जिक्र करते हुए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की स्थापना कर रही है। क्यों कर रही है, इसको आपको भूमिका बताते हुए मुख्य भाग में जाना है। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती क्या है, इसे कौन जारी कर सकता है, इसमें क्या जोखिम है और यह किस प्रकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बड़ा बढ़ावा देगा, इन सब को करते हुए अंत में निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।